चलिए, तो देखो 1922 आ चुका है। हमने जो पिछले वीडियो में कवर किया था असहयोग आंदोलन को, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1922 में जब चौरी चौरा कांड होता है तो उसके बाद गांधी जो है फरवरी में होता है ये, और गांधी आंदोलन को वापस ले लेते हैं बारदोली से। उसके बाद मार्च में उनको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जब भी उस वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब भी कोई लीडर जो है भारतीय आंदोलन में कोई बड़ा लीडर नहीं रहेगा, एक दिशा देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो कुछ चीज़ें जो है वो लोग इधर उधर चले जाते हैं तो उसी तरह से कांग्रेस में भी होता है। इसके बाद जब गांधी यहाँ पे नहीं रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट लीडर कांग्रेस के कुछ नहीं होते हैं, गांधी बेसिकली, तो कांग्रेस में क्या होता है कि कांग्रेस के भीतर ही कुछ मतभेद जो है वो उभर के आता है। उसके बाद कुछ लीडर्स जो है वो कांग्रेस से हट करके स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, जैसे CR दास हुए, मोतीलाल नेहरू हुए। बेसिकली एक तरह से विवाद, जैसे सूरत में एक तरह का विवाद हुआ ना, उसी तरीके का एक कुछ विवाद हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद आप देखेंगे कि दो ग्रुप उभर के आएंगे, जिसको हम लोग स्वराजवादी या फिर प्रो चेंजर्स बोलते हैं, और दूसरा है आपका नॉन स्वराजिस्ट या फिर गैर स्वराजवादी या फिर नो चेंजर इसको बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है वो कांग्रेस में चलता रहता है, और इससे जाहिर सी बात है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है तो क्वेश्चन इससे बनता है। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है करके इसको देख लेते हैं, क्या चीज़ें यहाँ से आ सकती है। तो देखो, मैंने अभी भी आपको बताया कि असहयोग आंदोलन के बाद मार्च में गांधी जी को क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इफेक्टिव लीडरशिप यहाँ पे नहीं होने के कारण कांग्रेस के भीतर क्या होता है कि मतभेद उभर जाता है। कि मतभेद बेसिकली किस चीज़ को लेकर होता है कि अब क्या करना है। अब गांधी नहीं है तो क्या ये जो असहयोग आंदोलन खत्म हुआ है उसी से रिलेटेड कुछ आंदोलन की हम लोग तैयारी करें, या कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग कुछ संरचनात्मक कार्यों को जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क को आगे बढ़ाएंगे, जो भी है। तो कुछ लोग जैसे CR दास, आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये बोलेंगे कि चुनाव लड़ लेते हैं, ये बोलेंगे कि नहीं चुनाव क्यों लड़े, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, गांधी के मूल्यों पे आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते रहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग विचार होते हैं, और इस तरह से दो ग्रुप में लोग बट जाते हैं, जिसको हम लोग स्वराजवादी और गैर स्वराजवादी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स जो है वो बोलते हैं। प्रो चेंजर्स मतलब जो चेंज चाहते हैं कि कुछ अब अलग किया जाए, और नो चेंजर्स का मतलब है कि नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ज़्यादा इसमें बदलाव वगैरह की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वराजवादी यानी कि स्वराजिस्ट और प्रो चेंजर का क्या कहना था। देखो, स्वराजवादियों पे जो लीडर्स होते हैं वो होते हैं खास करके आपके मोतीलाल नेहरू हो गए, CR दास हो गए, अजमल खान हो गए। ये सब क्या बोल रहे थे कि हम लोग जो विधानमंडल है, जो विधायिका है, उसके जो चुनाव है उसको लड़ते हैं, और उसमें जाकर के हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग फिर भारतीय मुद्दों को उठाएंगे, उसके बाद सरकार की जो है कमियां है उसको उजागर करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे, है ना। देखो, होता क्या है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 आता है तो उसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल को स्थापित करने की बात की जाती है। अब जब ये विधानमंडल या विधायिका बनेगा तो जाहिर सी बात है कि चुनाव भी होंगे, और चुनाव लड़ेंगे, और मतलब कि जो वोट करेंगे वो भारतीय लोग ही करेंगे। तो 1919 में जब ये चीज़ें आती है और 1920 में जब चुनाव होना होता है, तो देखो उस समय काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक तो खुद भारत शासन अधिनियम जो 1919 था, मार्लियामेंटरी नहीं, वो तो 1909 का हो गया, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको बोलते हैं। तो इससे कांग्रेस खुश नहीं थी, भारतीय लोग खुश नहीं थे। उसके बाद रॉलेट एक्ट आ जाता है, उसके बाद जालियांवाला बाग हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है कि जो गांधी जी होते हैं वो निर्देश देते हैं कांग्रेस को कि इसमें हम लोग को शामिल नहीं होना है, इसका बहिष्कार करना है, ठीक है। जो विधायिका का जो चुनाव है उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो 1920 से ही ये लोग बहिष्कार जो है वो करते आते हैं। तो लेकिन जब असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है और 1922 के आसपास जब आ जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ये स्वराजवादी जो विचार के लोग हो गए वो बोलेंगे कि नहीं, खास करके CR दास और मोतीलाल नेहरू, वो बोलेंगे कि हम लोग क्यों इसको बहिष्कार करते रहे। हम लोग घुसते हैं और वहाँ से एक नया फ्रंट जो है हम लोग राजनीतिक लड़ाई का जो है हम लोग खोल सकते हैं, वहाँ से हम लोग कुछ भारतीयों के लिए करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ग्रुप होता है इसको हम लोग स्वराजवादी, अंग्रेजी में स्वराजिस्ट या फिर प्रो चेंजर्स जो है वो बोलते हैं। दूसरा जो आपका ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं गैर स्वराजवादी, अंग्रेजी में नॉन स्वराजिस्ट या फिर नो चेंजर्स बोलते हैं। इनका क्या कहना होता है, इसमें देखो लीडर्स आप देख लो कौन कौन होते हैं। ये होते हैं सी राजगोपालाचारी, इसमें होते हैं राजेंद्र प्रसाद, होते हैं वल्लभ भाई पटेल, होते हैं M N अंसारी, होते हैं, ये सब लोग होते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, जिस तरह से हम लोग विरोध बहिष्कार करते आ रहे थे हम लोग विधायिका का, वैसे ही बहिष्कार करेंगे, कोई चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। इसके बदले क्या है कि गांधी जी भी जेल में है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि संरचनात्मक कुछ कार्य करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। कंस्ट्रक्टिव वर्क में क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क में हो सकता है कि जैसे खादी का हम लोग प्रचार करेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे। उसके बाद हो गया आपका कि छुआछूत के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। मतलब छुआछूत को हम लोग
हटाने की कोशिश करेंगे। और सविनय अवज्ञा जो लॉन्च होते होते रह गया था असहयोग आंदोलन के दूसरे फेज में, जब वो बारदोली से लॉन्च करने की कोशिश करते हैं लेकिन चोरी चोरा हो जाता है, तो उस सविनय अवज्ञा को लेकर के हम लोग तैयारी करेंगे कि कभी जब उपयुक्त जब सिचुएशन हो तो हम लोग उसको लॉन्च कर सके। तो इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं ये लोग, और बोलते हैं कि बहिष्कार को जारी रखा जाएगा, ऐसी चीज़ें ये लोग बोलते हैं। तो इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे नॉन स्वराजिस्ट या फिर नो चेंजर, गैर स्वराजवादी। तो इन दोनों में टसल जो है वो चल ही रहा होता है, और इसी बीच जो है वो गया का अधिवेशन होगा 1922 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सूरत की तरह ही एक चीज़, जैसे एक तरह की सूरत में फूट हुई थी 1907 में, मैंने आपको बताया था, इसी तरीके का विवाद इस लेवल पे तो नहीं होगा, बट इसी तरीके का जो है वो कुछ विवाद जो है कांग्रेस में उभर के आएगा। और यहाँ पे 1907 से लोग सबक लिए होते हैं और इस तरह के फूट को अवॉइड ही करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना आए। तो बाद में देखिएगा कि समझौता भी होगा आगे जा करके। तो बेसिकली देखो गया सेशन में क्या हुआ था। गया सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए क्योंकि ये बिहार में है गया, तो पूछा जाता है ये बार बार, कैवा सेशन था, ये सब देख लीजिएगा। हालांकि मैं जब बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा तो उसमें भी कवर कर दूंगा ये हिस्ट्री वाले सेक्शन में। तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास क्या करते हैं गया अधिवेशन में? देखो सीआर दास जो होते हैं गया अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, यही होते हैं प्रेसिडेंट सीआर दास। तो ये लोग जो है वो बहिष्कार को समाप्त करके जो पीछे से ये लोग बात करते आ रहे हैं, और कांग्रेस को विधानमंडल में प्रवेश कराने की बात करते हैं ये लोग। और इसका प्रस्ताव जो है वो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर जो है वो पेश करेंगे। और जब ये प्रस्ताव पेश करेंगे तो क्या पास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं पास होगा। तो 1922 में जो होगा, ठीक है, तो विधानमंडल में प्रवेश का प्रस्ताव ये प्रस्तुत करेंगे, सीआर दास प्रस्तुत करेंगे, और कांग्रेस जो है इसको बहुमत से, मेजॉरिटी से जो है इसको खारिज कर देगी कि आपका प्रस्ताव हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बेचारे प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद इनका प्रस्ताव ठीक है खारिज किया गया था, तो जो भी है तो इनको अच्छा नहीं लगता है। और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जो होते हैं वो अपने प्रेसिडेंट जो भी पोस्ट पे होते हैं वो उससे इस्तीफा कांग्रेस से दे देंगे, और कांग्रेस से हट करके एक नया जो है वो स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इसको हम लोग कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोलते हैं, क्योंकि अभी चल रहा था ना वो पीछे वो खिलाफत असहयोग आंदोलन, तो उसी के थोड़ा सा लाइन लेंथ पे जो होता है ना कि नाम थोड़ा सा सिमिलर रख करके ये लोग गठन करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी पूरा नाम है इसका, बट स्वराज पार्टी जो है वो शॉर्ट में लोग बोलते हैं। तो स्वराज पार्टी को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो कांग्रेस खिलाफत इसको बोल दिया हमने। मार्च 1922 में जो है इसका गठन होता है, और हालांकि ये बुक में लिखा गया था मार्च 1922 में, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब दिसंबर 1922 में अधिवेशन होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे मैं भी चेक करके नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, है ना। तो हालांकि डेट इंपॉर्टेंट नहीं, 1922 में गठन हुआ, आप ये बस आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष इसके सीआर दास बनते हैं, स्वराज पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, और महासचिव जो है वो मोतीलाल नेहरू बनते हैं। कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेट वेट्स में हो जाता है। मैंने कई बार, और मैं आपके लिए क्या होता है कि मैं बार बार एक बार चेक कर लेता हूँ कि नहीं सही है कि गलत है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप समझ रहे हैं ना कितना एक नंबर पूरा एग्जाम खराब कर सकता है आपका। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, मैं भी चेक कर लूंगा अपनी तरफ से। तो सीआर दास इसके अध्यक्ष होंगे, महासचिव होंगे मोतीलाल नेहरू। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य आपको क्लियर ही हो गया होगा अब तक कि हम लोग चुनाव जो होगा उसमें हम लोग भाग लेंगे, प्रवेश करेंगे विधायिका में, कोई पोस्ट अक्वायर करेंगे। उसके बाद जो अंग्रेजी कानून है, जो सुधार के नाम पे ये लोग बार बार अंग्रेज बोल रहे हैं, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 में, ठीक है, उसमें क्या क्या खामियां है, उसमें क्या क्या कमजोरियां हैं, ये सब चीजें हम लोग उजागर करके भारतीय लोगों को जो है वो बताएंगे। अब देखो मैंने बताया आपको कि ये लोग तो अलग हो गए होते हैं, तो यहाँ पे 1907 की तरह कोई ये लोग फूट नहीं चाहते कांग्रेस में। तो ये लोग दोनों पक्ष जो है वो गांधी जी से लगातार संपर्क में होते हैं, क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में होते, मैंने आपको बताया। तो ये लोग जाकर के एक समझौते पे पहुंचते कि ठीक है भाई, चलो इनका भी कहना सही है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग ही हो गए लोग। तो यहाँ पे समझौता होगा 19 सितंबर 1923 में दिल्ली में समझौता होगा, और इन दोनों के बीच एक तरह से मेल मिलाप वापस से हो जाता है। और कांग्रेस जो है वो स्वराजवादी कार्यक्रम को जो है वो सहमति दे देती है, और बोल देती है कि आप जो है वो कांग्रेस के भीतर ही क्या करें, चुनाव लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप देखिए चुनाव लड़ने की इनको अनुमति मिल जाती है, और नवंबर 1923 में चुनाव होगा। स्वराज पार्टी जो है लगभग 141 सीटों में से 42 सीटों पे जो है वो अपना विजय प्राप्त करती है। और जो केंद्रीय प्रांत होता है, जो सेंट्रल प्रोविंस होता है, उसमें जो है मध्य प्रांत इसको बोलते हैं हिंदी में, केंद्रीय या फिर मध्य प्रांत। तो यहाँ पे जो है वो मेजॉरिटी जो है वो बहुमत लेके आती है, इनकी प्रॉपर जो है वो सरकार बनती है। तो यहाँ पे 42 सीटें ये जीत लेगी। उपलब्धियां क्या रही?
तो उपलब्धियों में देखो आपकी, एक तो विट्ठल भाई पटेल, पहली बार कोई भारतीय आदमी जो है वो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली होता है, केंद्रीय विधानसभा, वहाँ पे अध्यक्ष या फिर स्पीकर का पोस्ट ये अक्वायर करते हैं। सरकार को कई बार जो है वो आउट वोट कर देंगे, जो मुद्दे होंगे उस पर पराजित करेंगे, पास नहीं होने देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये लोग काम करते हैं, जो सबसे फेमस चीज़ है, वो है 1928 का जो पब्लिक सेक्टर बिल होता है, उसको ये लोग जो है वो गिरा देते हैं, ठीक है, उसको पारित नहीं होने देते। पब्लिक सेफ्टी बिल बेसिकली क्या होता है कि देखो, जब अभी इसके बाद वाले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक है। तो क्रांतिकारी गतिविधियां जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें एक जो है 1928 में एक हुआ है, 1928-29 में मेरठ षड्यंत्र हुआ है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी। उसमें बेसिकली क्या था कि जो कम्युनिस्ट लीडर थे उन पे सरकार मुकदमा ठोक देती है। बहुत सारे जो है वो कम्युनिस्ट लीडर होते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे मतलब कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहे थे। तो उसमें 3-4 लोग विदेशी भी होते हैं। तो इन विदेशियों को बाहर भेजने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए वापस से वो लाया जाता है पब्लिक सेफ्टी बिल। तो पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो ये लोग जब लाते हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है स्वराज पार्टी के लीडर्स भी होते हैं, उनकी भी संख्या यहाँ पे ठीक ठाक होती है। तो ये लोग क्या करेंगे, इसको पास होने नहीं देंगे, मतलब उसके खिलाफ वोट करेंगे तो पास नहीं होता है। फिर ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो आया था, जो सुधार आया था, उसकी कमियों को उजागर करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताई ये चीज़। और पब्लिक सेफ्टी बिल से एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो भगत सिंह फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। क्यों लगाया है? तो जब आपको याद है कि भगत सिंह जो है वो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हैं, तो जब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जाता है तो उस समय इसी बिल पे जो है वो चर्चा हो रही होती है, पब्लिक सेफ्टी बिल पे ही। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो ये हो गया आपका। फिर विधानमंडल में जो है आपका जो लेजिस्लेचर होगा, वहाँ पे नागरिक अधिकारों या फिर जो भारतीयों के लिए जो अच्छा है, स्वशासन, इस तरह की चीज़ों पे जो है वो भाषण देते हैं, प्रभावी भाषण देते हैं। और एक तरह से जागरूकता फैलती है लोगों के बीच में कि चलो, अभी भी देखते हो आप ना कि संसद में कोई चीज़ बोली जाती है तो लोग उसको मतलब वो ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर होता है वो चीज़। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे हो रही होती है। तो उपलब्धियाँ हैं तो क्या क्रिटिसिज्म भी कुछ होगा, कुछ कमियाँ भी रही होगी, जाहिर सी बात है कुछ कमियाँ रही होगी। तो देखो आपकी 1925 के बाद ये जो है वो 1925 के बाद ये जो मूवमेंट है, जिसको हम लोग इसको स्वराज मूवमेंट भी बोलते हैं, कई लोग इसको, कई किताबों में आपको ये टर्म मिलेगा, तो यूज कर सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1950 के बाद ये जो स्वराजवादी आंदोलन है, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उसके कई सारे रीजन्स है। एक तो 1925 में आप देखेंगे कि जो CR दास होते हैं, तो CR दास की मृत्यु हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी मृत्यु के बाद थोड़ा सा तो यहाँ पे फिर से विवाद होगा। मैंने बताया कि जब भी कोई लीडरशिप क्राइसिस होगी तो विवाद आएगा। विवाद क्या मतलब, वैचारिक मतभेद जो है वो होंगे। कुछ लोग कुछ और करना चाहेंगे, कुछ लोग कुछ और करना चाहेंगे। जैसे वहाँ गांधी नहीं थे तो ये 2 ग्रुप उभर के आ गए। अब यहाँ पे CR दास नहीं होंगे तो आप देखेंगे कि 2 ग्रुप उभर के आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिविस्ट। हिंदी में, अंग्रेजी में ही लिखा हुआ था ये, रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, ठीक है, रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। तो होता क्या है कि रिस्पॉन्सिविस्ट जो होते हैं, थोड़ा सा आप आवाज़ जा रही होगी ना, आप उससे क्लियर कर लीजिएगा। तो रिस्पॉन्सिविस्ट जो होते हैं बेसिकली वो हिंदू हितों की बात करते हैं। आज भी जैसे बीजेपी है ना, तो बीजेपी हिंदू हितों की बात करती है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 ग्रुप उभर के आ जाता है, किसमें, स्वराज पार्टी के मैं अंदर आपको बोल रहा हूँ, स्वराज पार्टी के अंदर ही, मैं कांग्रेस के भीतर आपको नहीं बोल रहा, स्वराज पार्टी के भीतर ही। तो इसीलिए कमजोर हो जाएगा ये आंदोलन, ठीक है, ये पार्टी भी कमजोर हो जाती है। तो हिंदू हित की बात करने वाले होंगे आपके मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे और लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ये लोग जो है वो बोलते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को सपोर्ट करें और जहाँ भी हिंदुओं के लिए थोड़ा बहुत कंसेशन फ़ायदा मिल सकता है वो हम लोग अक्वायर करने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो है मुस्लिम्स जो है वो थोड़े से छिटक जाते हैं इस पार्टी से, और ये ड्रॉबैक है इसका। दूसरा है कि देखो, जब भी कोई पद मिल जाता है ना, आप ठीक है, आप देश के लिए सोच रहे हो, आप आंदोलनकारी हो, फ्रीडम फाइटर हो, बट पोस्ट मिलने के बाद थोड़ा सा तो भाई वो आ जाता है, थोड़ा ऐशो आराम जब मिलता है लोगों को तो थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ भी इन लोगों के साथ होता है, और थोड़ा सा ये लोग एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी में चले जाते हैं, और कम आंदोलन यहाँ इसलिए भी थोड़ा सा ये स्वराजिस्ट मूवमेंट होगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे 1930 तक आते आते ये पूरी तरह से जो स्वराजिस्ट मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।